अभी मैंने आपको बताया कि लैंड इज फिक्स्ड इन नेचर, लैंड कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, लैंड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, मतलब एक्सटेंड। अगर मैं आपको बोलूं उसी कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हो तो एक बंकिंग बेड, लाइक ऐसा होता ना, सो रहे हैं उसके ऊपर एक बेड लग जाए, उसके ऊपर ऐसा कर लो तो ज्यादा लोग सो पाए। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही होती, मेरा चौक वो डेली का होता। रॉ मटेरियल्स बेटा डेली चाहिए होते हैं। अगर आप पेन की फैक्ट्री में हो, रोज प्लास्टिक आ रहा है, रोज वो निब बन रही है, रॉ मटेरियल एंड कैश, दैट इज मनी इन हैंड। रोज पैसे का आदान प्रदान होगा। चाय आ रही है, ले जा बेटा। कोई सिगरेट पी रहा है, ले ला बेटा। कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, ले जा बेटा। पैसे रोज चाहिए। ये क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। जब भी हम किसी गांव की बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक इंसान सोया हुआ है और पंखा नहीं है, जहां पे रोड्स कच्ची है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, जहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहां गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, पानी के लिए मटका उठा के औरतें जाती हैं। एक ऐसी ही इमेजिनेशन से हम गांव को सोचते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिचुएशन कुछ उल्टी है। So hello everyone, welcome back to our channel Science and Fun Education, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो आपको प्यार से SST पढ़ाती है, चारों की चारों पार्ट्स। तो बच्चों, लास्ट हमने 2025-26 सेशन की शुरुआत कर ली थी और सबसे पहले मैंने अपलोड किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का चैप्टर, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया और इसीलिए वहां पे पूछे गए होमवर्क क्वेश्चंस का आप बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। लेकिन मैंने आपको कहा था आप में से कुछ टॉप 5-6 बच्चे जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है उनको मैं शाउट आउट दूंगी, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके आऊंगी एंड मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है। तो बच्चों, कुछ पहले उन बच्चों को डिस्कस कर लेते हैं। ये हैं वो बच्चे जिन्होंने उन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर दिया है। सबसे पहले इन्होंने अपना नाम मेंशन भी किया है यहाँ, निष्ठा ने उन 2 MCQ का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। दोनों का ही आंसर बी पार्ट था, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने वो वन शॉट नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज को कवर किया है, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। दो इस बार का हिट पॉइंट है। ऑल्सो सेकेंड वन इज धनंजय कुमार जी ने भी होमवर्क बिल्कुल सही दिया था। मैंने इनको हार्ट भी दिया है, कईयों का हार्ट मिस हो गया था। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बीच में एक सवाल पूछा था, इन्होंने आंसर दिया एंड वैसे इन्होंने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बी सही दिया, जिनका नाम है रोशनी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है बेटा। देन खुशी पटेल जी ने आंसर दिया, इन्होंने ऑप्शन नहीं लिखा था। मैं फिर बता दूं, हमेशा MCQ के ऑप्शंस भी लिखने चाहिए बेटा। ऑल्दो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन डेमोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे PRI कहते हैं। देन इट्स सुशील यादव, इन्होंने भी दोनों का आंसर दिया है, इनका नाम है आरुषि। वेरी गुड, वेल डन आरुषि। एंड नेक्स्ट इज अर्चित 3057, जिन्होंने होमवर्क का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो ये थे आज के टॉप 6 बच्चे जिन्होंने लास्ट वन शॉट का आंसर बहुत अच्छा दिया है। इस वाले वन शॉट के भी एंड में मैं 2 MCQs पूछूंगी, जिसके आंसर जो बच्चा सबसे पहले और सबसे सही देगा वो मेरे अगले वन शॉट में शाउट आउट के थ्रू फीचर होगा। तो अगर आप लोग ये वाला वन शॉट भी देख रहे हैं तो कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल के हार्ट जरूर दीजिएगा। आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग ऑल माई वन शॉट्स। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज, मैंने आपको जैसा बताया आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में जिनका नाम है पालमपुर। बच्चों, ये वाला चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ये फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा। ऑल्दो मैंने पालमपुर का वन शॉट ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, लेकिन बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोल डाला एंड दे डिमांडेड कि नहीं मैम ये वाला चैप्टर एक बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ करा दो, क्योंकि हमारे PT में आ रहा है। मैं फिर बता रही हूँ, ये एग्जाम में फाइनल्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, जिनका भी अब छुट्टियों के बाद पीरियोडिक टेस्ट है। दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू, लाइक इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई एश्योर यू। तो पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी स्टोरीज जो आपकी NCERT में होती है वो कवर करने वाले हैं। देन हम कुछ मिलके MCQs करने वाले हैं, फिर हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर हम कुछ इसके NCERT और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड एट द एंड आपको 2 MCQs मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चंस के लिए। ये पूरा हमारा वन शॉट में होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? प्लीज अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं लाइक भी कीजिए। लास्ट वाले सेशन में आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, मतलब मजा आता है देख के, यार इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे हमारे एफर्ट्स तो लाइक करो सेशन को, अपने स्कूल ग्रुप, अपने क्लास ग्रुप में शेयर भी किया करो। नाउ लेट्स बिगिन विद द
चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो क्या है पालमपुर? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल, देखिए बच्चों इस चैप्टर में ना हम उस विलेज से ज्यादा उस विलेज में प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे कि जब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किन किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए, कैसे फार्मिंग में इंप्रूवमेंट आई, क्या क्या चीजें उन्होंने यूज करी, ये सब हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। सो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। बेटा हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, हमने इसको बस इमेजिनेशन में सोचा हुआ है। ये एक इमेजिनरी विलेज है। फार्मिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है। ये बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन है कि पालमपुर की मेन एक्टिविटी बता दो, तो क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है। पालमपुर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कच्ची रोड है, लेकिन नहीं, पालमपुर एक अलग विलेज है क्योंकि हमने इसको इमेजिनेशन में रखा है। ये वेल कनेक्टेड है विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी नजर आते हैं, अच्छे खासे टोंगा, बुल्लक कार्ट सब दिखता है। इस विलेज में अराउंड 450 फैमिलीज है जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। मोस्टली हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल भी है बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ, देखिए प्राइमरी स्कूल का मतलब अप टू 5th, देन हाई स्कूल का मतलब अप टू 12th। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है, जो एक इंसान चलाता है। नाउ क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज पालमपुर में प्रोवाइड की जाती है? रोड्स है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पैराग्राफ को डिकोड कर दिया पॉइंट्स में। ये कला आपको 9th में सीखनी है। ये कला अगर आपको आ गई तो आप 10th में बेटा 95+ स्कोर कर जाओगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पालमपुर के बारे में भी पढ़ा, हमने उसको तोड़ दिया। हमने क्या तोड़ा? सिस्टम ऑफ रोड्स, अच्छा ये वेल कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा बहुत तरीके की ट्रांसपोर्टेशन है। इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी है। स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल भी है। हेल्थ केयर, एक भैया आपका गवर्नमेंट ओन्ड है और एक प्राइवेट ओन्ड है। तो हमने यहाँ पे इसको, बहुत महंगी स्लाइड है ये, एप्पल देख रहे हो, महंगी स्लाइड है ये। हाँ भाई चलो, अब बचा फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब भेड़ बकरियों को देखना। ओके जी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ये आपके एनसीईआरटी की ही एक स्निप है। स्निप का मतलब होता है स्क्रीनशॉट है। जो चीजें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, वो मैं स्निप के थ्रू लगा के आती हूँ। इंपॉर्टेंट इन द सेंस 1 मार्कर क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लैंड की, लैंड को मेजर करने की? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 hectare equals to the area of square with one side measuring 100 meters to 100 into 100, 10,000. Can you compare the area? Not all villages in India have such high levels of irrigation apart from the riverine plains. कह रहे हैं हर विलेज में ऐसी सुविधा नहीं होती जितनी पालमपुर में। ये लोग डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए दूसरे सोर्सेज पे, कोई पानी रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है, कोई वेल्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज बहुत सरल, बहुत अच्छी थी। सॉरी मेरा गला बहुत खराब है, सॉरी। हाँ, सो द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन? तो मेन एम, प्रोडक्शन का मेन गोल क्या होता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो लोगों को सामान चाहिए, जो लोगों को सर्विसेज चाहिए, वो प्रोड्यूस हो, यही होता है मेन एम ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, 1 मार्कर है, 1 मार्कर है। ओके जी। नाउ अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक पे, जो 5 मार्कर टॉपिक है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन मतलब समझ ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हमें 4 चीजों को, 4 फैक्टर्स है इसके। सबसे पहला होता है बच्चों लैंड, देन आती है लेबर। लैंड समझ गए, जमीन, उसी पे तो उसी पे तो बिल्डिंग खड़ी करोगे।
फिर आता है लेबर। लेबर मतलब जो काम कर रहा होगा, नौकर, स्लेव, वर्कर, कैजुअल लेबर, कुछ भी। फिर आती है कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम एक बिजनेस में लगाते हैं। कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट इज नॉलेज। हमें नॉलेज होनी चाहिए जिस भी काम को हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए, राइट? आप अगर कुछ भी स्टार्ट करते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, 9th के हैं, लेकिन तब भी 9th के बच्चे आजकल बहुत शार्प हैं। आप कुछ भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसमें इंटेंस नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये चौथा पॉइंट हो गया। सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं आप देखते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी यार। हाँ, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, नंबर 2, हम इनको एक एक करके इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। नंबर 4, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो लैंड भगवान का फ्री का गिफ्ट है, राइट? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। थैंक यू गॉड, राइट? So firstly, free gift from the nature. Now, limited in nature, fixed in nature. Fixed in nature का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लैंड को आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते। आज इस कमरे में, या आप जिस कमरे में भी बैठे हुए हैं, जिस कमरे में भी आप बैठे हुए हैं, आपके उस कमरे में सपोज 10 जने रह सकते हैं। अगर 4 जने गेस्ट बन के आ गए, आप क्या करोगे? कमरे को तोड़ दोगे? कमरे को खींच दोगे? कमरे की जमीन को ऐसे खींच लोगे इलास्टिक की तरह? नहीं, इट कांट बी इंक्रीज, इट इज फिक्स्ड इन नेचर। इट इज फिक्स्ड इन नेचर। फिक्स्ड है, लिमिटेड है। एरिया तो वही है ना, हमारे टोटल इंडिया का एरिया, लैंड मास एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं कि भैया लोगों के रहने के लिए जगह मिले, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह मिले, रोड्स बनाने के लिए जगह मिले। तो लैंड जो है वो सिर्फ एक सरफेस नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। तो ये लिमिटेड इन नेचर है, ये फिक्स्ड इन नेचर है, और ये स्कार्स इन नेचर है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? जब एक चीज की डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। बेटा लैंड ग्रो नहीं कर रही है, लैंड उतनी है, हम लोग ग्रो किए जा रहे हैं दिन ब दिन। हमारी पॉपुलेशन ग्रो करी जा रही है दिन ब दिन, तो लैंड तो उतनी है, राइट? लैंड तो हमारी उतनी की उतनी रह गई। तो मेन आपने फीचर्स क्या पढ़े? लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, लिमिटेड इन नेचर, स्कार्स इन नेचर, फिक्स्ड इन नेचर। ये हो गया लैंड की एक्सप्लेनेशन। अब आ गई लेबर। लेबर बच्चों 2 तरीके की होती है। एक होती है स्किल्ड लेबर, जिसको अपने काम की समझ होती है। एक होती है अनस्किल्ड लेबर, जिसको अपने काम की समझ नहीं होती, जिसको सिखाना पड़ता है, और या फिर वो काम ऐसा करता है जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। जैसे कि एक घर में ईंटें लगानी है, ईंटें, इसमें कोई स्किल चाहिए नहीं, ये अनस्किल्ड वर्क है। लेकिन अगर यहाँ पे आके आप लोगों को पढ़ाना है, ये एक स्किल्ड जॉब है। हर पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा नहीं सकता, ये भी एक स्किल है। हम जो बताएं वो सामने वाले को समझ में आए, तभी तो एक टीचर टीचर बनता है, राइट? तो स्किल्ड जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, अनस्किल्ड जिसको अपने काम की नॉलेज ना हो। So aggregate of all physical and mental efforts by the man used in creation of goods and services is known as labor. Labor कौन है? वो इंसान है जो एफर्ट्स करता है प्रोडक्शन। अब वो स्किल भी हो सकता है और वो अनस्किल्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। कैपिटल क्या है? मैं इसको ये बोलती हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। मैंने एक धंधा शुरू किया, मैंने एक काम शुरू किया, सपोज मैंने ये वाला एक स्टूडियो बनाया, मैंने कैमरा खरीदा लाखों का, मैंने एसी खरीदा हजारों का, मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा लाखों का, मैंने यहाँ पे पोडियम बनवाया, मेरी हाइट छोटी है, मतलब मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मेरी हाइट ये है, मैं नीचे होगी, पोडियम से नीचे। ये पोडियम बनवाया मैंने अपने लिए,
फिर मैंने यहाँ पे मतलब यार सुविधाओं के लिए पानी वानी रखा हुआ है, सीपीयू है, मॉनिटर है, बुक्स है, मेरी एक सेटी रखी हुई है, भैया थक जाओ तो वहां जाके बैठ जाओ। पर्दा लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, पूरी कॉस्टिक शीट से ब्लैक से कवर किया हुआ है ताकि कोई रिफ्लेक्शन ना आए। ये मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की, लग गई और लगी रहेगी। जैसे कि मेरा स्मार्ट बोर्ड फिक्स्ड, ये पंखा, ये एसी, ये पूरा मॉनिटर का सेटअप, एक बार ये स्टाइलस लग गया तो लग गया, ये फिक्स्ड है। अगर आप प्रोडक्शन बोलो तो टूल्स, मशीनरीज, ये फिक्स्ड है। टूल्स हो गए, खेती करने में काम करते हैं, मशीनरीज हो गई, एक बार लेनी है, वो सालों साल चलेंगी। लेकिन वर्किंग जो आपको डे टू डे चाहिए, आपको पीपीटी बनानी है डेली। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही होती, मेरा चौक वो डेली का होता। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बेटा डेली चाहिए होते हैं। अगर आप पेन की फैक्ट्री में हो, रोज प्लास्टिक आ रहा है, रोज वो निब बन रही है, रॉ मटेरियल एंड कैश, दैट इज मनी इन हैंड। रोज पैसे का आदान प्रदान होगा। चाय आ रही है, ले जा बेटा, कोई सिगरेट पी रहा है, ले ला बेटा, कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, ले जा बेटा, पैसे रोज चाहिए। तो ये क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल। अगेन फिक्स कैपिटल दैट इज फिक्स इन नेचर, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी पड़ी रहेगी। और वर्किंग कैपिटल मतलब जो बार बार चाहिए होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल और कैश मनी। फिक्स कैपिटल बोलते मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर्स जो एक बार लेके डाल दी। लास्ट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब अपन। ह्यूमन एक कैपिटल कब बनता है, जब उसमें नॉलेज होती है, जब उसमें समझ होती है। अगर मुझे समझ ही नहीं है और मैं एक फैक्ट्री लगा रही हूँ पेन की, मुझे धेले की नॉलेज नहीं है, तो मेरे को मेरे वर्कर, मेरे लेबर लूट के खा जाएंगे। तो हमें हमेशा हमारी स्किल्स, एजुकेशन से हर एक काम की नॉलेज होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, तभी हम वो काम, वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें एक सेटअप लगाना है, हम लैंड देखेंगे, फिर हम उस पर वर्कर्स रखेंगे, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और फिर हम खुद भी अपना दिमाग उसमें लगाएंगे। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको समझ में आया, दिमाग में एकदम चमक गया तो कमेंट में हार्ट दे दो टाइम स्टैम्प डाल के, क्योंकि फिर अब ये आ गया आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लैंड को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ कमेंट्स में, जल्दी बताओ। अगला अगला टॉपिक, अभी मैंने आपको बताया कि लैंड इज फिक्स्ड इन नेचर, लैंड कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, लैंड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, मतलब एक्सटेंड। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं उसी उसी कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हो, जिसमें 10 लोग आ रहे थे, जिसमें 10 लोग सो पा रहे थे, कि वहां पे हो सके तो एक बंकिंग बेड, लाइक ऐसा होता ना, सो रहे हैं उसके ऊपर एक बेड लग जाए, उसके ऊपर ऐसा कर लो तो ज्यादा लोग सो पाएंगे। इसे कहते हैं इंप्रूविंग लैंड प्रोडक्टिविटी। इंप्रूविंग लैंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, बट we can improve the amount of production that is done on that land. अगर हम 100 किलो गेहूं उगा रहे हैं तो हम उसको 150-200 कैसे करें, हम क्या करें, तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं। So since land cannot be increased, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे मेथड ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम प्रोडक्शन को तो बढ़ाएं। So use of modern farming techniques, that is अच्छी मशीनरीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेके आए जिससे फार्म प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे कैनाल्स बनाने चाहिए जिससे इजीली इरिगेशन के लिए पानी आए। सीड्स और फर्टिलाइजर्स सब्सिडाइज मतलब डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल होने चाहिए, डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल होने चाहिए। इफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज आर इन प्लेस, देन फार्मर्स ऑफ अ विलेज कैन ग्रो अप टू 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर ये सब अवेलेबल होगा तो एक फार्मर 3 क्रॉप दिन की उगा पाएगा, अगर उसके पास सब कुछ सही रहा, मल्टीपल क्रॉपिंग अगर वो करेगा। तो बाय डूइंग मिक्स क्रॉपिंग दे कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। अगर वो दाल उगा रहे हैं तो अगले महीने जब वो रीप हो जाए, जब वो हार्वेस्ट हो जाए, तो कोई और फसल उगा ले
जिससे न्यूट्रिएंट्स का भी आदान प्रदान ना हो, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स, एक लाइन, एक दूसरी लाइन, एक तीसरी लाइन। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, लैंड पे इंप्रूव कर सकते हो। और इसी का पार्ट आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है व्हेन वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन वन ईयर, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब हम एक से अधिक क्रॉप्स उगाते हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है। वो जमीन खाली पड़ी रह जाएगी अगर आप दूसरी क्रॉप नहीं उगाओगे। तो इट्स बेटर कि वो दूसरी क्रॉप उगा लेते हैं ड्यूरिंग अ क्रॉप ईयर, ड्यूरिंग एन एग्रीकल्चर ईयर, उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। The basic difference between traditional and modern farming. Very good question. Very important question. अभी आपने एक वर्ड पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो मॉडर्न फार्मिंग मतलब फार्मिंग को भी जवानी चढ़ रही है क्या? वो भी क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहन के निकल रही है क्या? नहीं। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है हम अपनी फार्मिंग टेक्नोलॉजीज में, अपनी फार्मिंग टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, और यही कह सकते हो फिर वो जवानी चढ़ेगी। अरे भाई चल जा। हाँ चलिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी कि पुराने तरीके की फार्मिंग में हम पुराने सीड्स यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में हम HYV सीड्स यूज करते हैं, जिससे क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंप्रूव होती है। लेस इरिगेशन चाहिए होती थी इसके अंदर भैया ज्यादा चाहिए होती है, कि फर्टिलाइजर्स को पानी चाहिए होता है। यहाँ पे हम यूज करते थे काउ डंग केक, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम टूल्स यूज करते थे हाथ से, हो डाउ, डिगिंग स्टिक्स फ्लोइंग करने के लिए। यहाँ पे हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इरिगेशन कुएं से, घाट से, पॉन्ड से हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन होती है ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, बेहतर टेक्नोलॉजी से। तो ये है मॉडर्न और ये है ट्रेडिशनल। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की भी आ सकती है। व्हाट इज the difference between modern and traditional farming? Okay. Now, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग यहाँ पे हमने बड़ा भी लिख दिया है, यानी कि सीड्स यूज हो रही है, इरिगेशन कम चाहिए, काउ डंग केक चाहिए, यूज होता है कंपोस्ट, यूज होता है, ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, और वेल्स वगैरह से पानी लिया जाता है। मॉडर्न में HYV सीड्स हैं, ज्यादा इरिगेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स यूज होती हैं, ट्यूबवेल्स और पंपिंग सेट से पानी लिया जाता है। अब बेटा इस सब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना लैंड को ओवर यूज कर रहे हैं। हम लोग लैंड को रेस्ट नहीं करने दे रहे, हम उस पर खेती करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मैं ना बच्चों को हमेशा ये समझाती हूँ, लैंड इज लाइक योर स्किन। हम जब तक स्किन को मेकअप फ्री रखते हैं वो ठीक रहती है। जितना हम इस पे मेकअप मतलब होता है ना, हम लोग जैसे घर पे बेसन का पैक लगा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स कैन रिलेट। कभी आपने, आपकी मदर ने मुल्तानी मिट्टी, बेसन का पैक, कॉफी का पैक, टमाटर का पल्प, दही वगैरह का कुछ, अंडा बालों पे, ये सब जब तक किया वो ऑर्गेनिक है। जहां हम लोग स्विच हुए केमिकल्स, केमिकल्स वाली चीजों पे, मेकअप पे, तो हमारे फेस पे पिंपल्स, दाग, पिगमेंटेशन, पता नहीं क्या क्या होने लगी। सेम इज लाइक लैंड। लैंड पे जब तक हम कंपोस्ट, मैन्योर डाल रहे थे तब अच्छा मेकअप से फेस खूबसूरत हो जाता है, लेकिन अंदर से ग्लो नहीं रहता। यहाँ पे भी है, लैंड पे क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ जाती है, लेकिन लैंड वीक होती चली जाती है मॉडर्न फार्मिंग से। बट भाई अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से करेंगे, आप कहो तो क्यों नहीं करते, तो यार इतनी पॉपुलेशन का पेड़ नहीं भर पाएगी ट्रेडिशनल फार्मिंग, उसमें डिले होता है, लेट होता है प्रोडक्शन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद? एक सेकेंड रुकेंगे आप? हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना इसके बाद, पहले मैं आपको समझा देती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। ये इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया मिड 1960s में। इसका मेन मोटिव था फार्मिंग को बेहतर करना, और जब ये आया इसमें इंक्लूडेड थी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, HYV सीड्स एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज जो मॉडर्न फार्मिंग में चाहिए होती है।
ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारे देश की खेती 4 गुना बेहतर भी हो गई। तो बच्चों मिड 1960s में आया, ये मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लेके आया, जैसे कि HYV सीड्स, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना और मशीनरीज का यूज करना। लेकिन इस सब के करने के बाद क्या लैंड जिंदा रह पाएगी? तो आइए पढ़ते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और हमें उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहती है कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आने से हमने इस नेचुरल रिसोर्स का काफी ओवर यूटिलाइजेशन किया है। बहुत सारे एरियाज जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी देखी गई है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा फेस खराब होता चला जाता है। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल से पानी निकाले जा रहे हैं तो लो वाटर टेबल होता चला जा रहा है। अगर ये एक बार बेटा जी डिस्ट्रॉय हो गया ना, दोबारा भरते चले जाओगे, भर नहीं पाओगे। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो हमें बहुत ध्यान से एक अच्छा सिटीजन होने के नाते इस सब का ध्यान देना चाहिए। So chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. But these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater. Yes. जब हम खेती करते हैं, हम लोग उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, हम लोग उसमें पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, हम डाले चले जा रहे हैं। क्या पता वो सॉइल अपने पास ना रख के नीचे ग्राउंड वाटर को दे रही हो, तो क्या होता है, इट लीड्स टू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर। कंटेमिनेशन मतलब जहरीला, क्योंकि उसमें केमिकल्स जा रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, उसमें दवाइयां जा रही हैं, वो ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile. बिल्कुल कम फर्टाइल होगी, क्योंकि वो उसके अंदर के मिनरल्स को खा रहा है, वो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. देखो पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है और फर्टिलाइजर्स भी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जिसकी वजह से वहां की सॉइल हेल्थ खराब होती चली जा रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. उनको जबरदस्ती ऐसा बोला जाता है कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, क्योंकि आपको तो खेती करनी है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, आपको लोगों का पेट भी पालना है और आपको एक्सपोर्ट्स भी करने हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल में ये सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर रहा है। तो ये कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन की बुराइयां थी। क्या क्या थी, एक बार रिकॉल करें। हाँ, लो सॉइल फर्टिलिटी, राइट, फर्टिलिटी को कम करता है। दूसरा, कंटैमिनेट्स ग्राउंड वाटर, है ना भाई, कंटैमिनेट करता है ग्राउंड वाटर को। तीसरा, अच्छा, लो लेवल ऑफ वाटर टेबल, इरिगेशन ज्यादा यूज करोगे तो वाटर टेबल भी डाउन जा रहा है, वाटर टेबल भी कम हो रहा है, राइट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है बेटा जी, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मशीन यूज करने लोग आ रहे हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का लिंक काफी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अब ग्रो कर रहा है और एग्रीकल्चर में जितने रॉ मटेरियल्स बनेंगे उतना ही इंडस्ट्री को फायदा होगा। गेहूं ज्यादा होगी तो गेहूं के आटा, मैगी, आटा पास्ता, आटा ब्रेड, जो भी आटे के प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स, सब बनने ज्यादा हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड, और फार्मर्स में भी एक इंथुजियाज्म आया है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा पैसा वो अर्न करने लग गए। ये नेगेटिव, अच्छा यहाँ लिखे हुए थे देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट भी मैंने पॉइंट्स में लिख दी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मैंने पॉइंट्स में लिख दी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अगर सिर्फ ये भी आ जाए, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 एडवांटेजेस 1 डेफिनेशन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, 4 डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन।
व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट एनी टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस, पास्ट नंबर। कैसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है ये सवाल, ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव भी हो गया, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वाटर टेबल कम हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि भेदभाव आ रहा है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, और इनइक्वालिटीज बढ़ती चली जा रही है। नाउ अनदर टॉपिक इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी के पास तो बहुत सारी जमीन है जिसपे वो आराम से खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास है ही नहीं। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए बच्चों? इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑन करते हैं कुछ ही फार्मर्स जो कि अमीर होते हैं। बाकी जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों पे, या वो दूसरों की जमीनों पे जाके काम करते हैं। The landless farmers are the worst lot because they have to work on others' land. So in 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land, जिसपे कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं। 2.25 हेक्टेयर की लैंड है गोविंद के पास। With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. 3 बेटे हैं, लैंड कल्टीवेट हो रही। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family processed. एक गाय है, एक भैंस है, जिसका दूध भी बेचते हैं ये लोग और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं उस फील्ड से भी। Some years after Govind's death, गोविंद की डेथ के बाद, this land was divided. आप सोचिए 2.25 हेक्टेयर्स ही है बस, इसको भी इन्होंने बांट दिया 0.75 हेक्टेयर्स में। यानी कि कितनी आई बेटा एक भाई के पास, इनटू में 10,000 है ना, ये हो गई 75, 2 डिजिट इधर चले गए, 1 2 1 2, 7500 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं होता ये, कुछ नहीं होता ये, हो गई 7.5 किलोमीटर की लैंड आई एक भाई के हिस्से में, ठीक है। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद के बेटे उससे कमाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये फैक्ट है, जब आप लार्ज स्केल पे खेती करते हो तो आप ज्यादा कमा पाते हो। अगर आप स्मॉल स्केल पे करते हो आपके एक्सपेंसेस तो उतने हो रहे हैं, लेकिन उससे इनकम जनरेट आप नहीं कर सकते। Work on the fields, wheat crop plowing by bullocks, sowing, spraying of insecticides, cultivation by traditional method। देखो इंसान कर रहे हैं ना, स्प्रिंकलर हो रहा है, ये इंसानों का, ये हाथ से की गई खेती है। कल्टिवेटेड एरिया, ओके, मार्जिन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड सेमी मीडियम, बता रखा है किस तरीके के फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन है दला और रामकली के बीच। Among the poorest native of the village, it is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for a very limited number of days. ऐसा होता है ना, जब दिवाली आती है तो पटाखों की दुकानों पे वो चाहिए होते हैं छोटूस, तो वो रख लेते हैं। दिवाली के दिनों में हम लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर उस कपड़े की दुकान पे अगर 2 हेल्पर्स हैं तो दिवाली के दिनों में 4 हेल्पर्स आ जाते हैं, और फिर दिवाली के बाद वो उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। इस तरीके से फार्मिंग में भी चलता है। जब खेती सीड्स बोने और हार्वेस्ट करने का समय होता है तब तो बड़े बड़े फार्मर्स इनको हायर कर लेते हैं, लेकिन जब खेती खुद हो रही होती है, पड़ी होती है, तो उनको निकाल देते। तो यही वो कह रहे हैं कि यार बड़ी मुश्किल से हमें खेती मिलती है। We have tractors for plowing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds some farmers spray weedicide। तो हमारा तो काम बचा ही नहीं, क्योंकि सारा काम तो मॉडर्न टेक्निक्स कर रही है। I owe the local money lender rupees 2,000. I had taken rupees 1,000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? मैंने 1,000 रुपए लिए थे, अब मुझे 2,000 वापस करने हैं, इंटरेस्ट भी लगी जा रहा है, मैं कहाँ से पैसा कमाऊं। रामकली जी कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ये बहुत ही लिमिटेड काम मिलता है। कह रही है अरे वो तो एक मशीन भी ले आया, कह रहा है हर चीज के लिए तो मशीन है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर, मैं ब्रिक मेकिंग का काम ढूंढ लेती हूँ रायगंज नाम के पास के विलेज में, क्योंकि लग तो नहीं रहा खेती में कुछ भी होगा। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी भी ऐसी सिचुएशन है, पुराने उधारों की वजह से मेरे को कोई नया उधार दे ही नहीं रहा है या ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो दे एक्चुअली सफर, इनको लोन्स देने पड़ते हैं, वो लोन्स चुका नहीं पाते हैं बेचारे लोग, तो दे एक्चुअली सफर।
तो प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक. माइग्रेशन का मतलब होता है व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप, इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन इज स्टेट टू स्टेट, which doesn't affect the population of a country. But when we travel from country to country, it's international and it affects the population. Now, farming is seasonal activity, all of you know. For landless laborers, this means that they do not get work in certain months of the year. तो जब कुछ नहीं हो रहा होता तब वे लोग खाली होते हैं. They often migrate to cities in search of livelihood. Many landless laborers from Bihar and Uttar Pradesh migrate to Punjab ताकि वहां पे काम कर ले. सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च की. इस स्कीम का नाम है बच्चों मनरेगा. इसके बारे में आप इको में बार बार पढ़ोगे. मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये एक स्कीम है जो कहती है कि हम फैमिली के किसी एक मेंबर को, परिवार के किसी एक सदस्य को 100 दिनों के लिए रोजगार देंगे ताकि वो इंसान माइग्रेट करके ना जाए. जब सोइंग हो रही है उसको खेत पे काम मिल रहा है, जब हार्वेस्टिंग हो रही है उसको खेत पे काम मिल रहा है. बीच में बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने. उसमें से 3 महीने के लिए सरकार उनको काम दे देती है ताकि माइग्रेशन थोड़ी कम हो. इस प्रोग्राम के अंडर रूरल फैमिली के किसी एक मेंबर को मिलते हैं 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, अगर इन्हें एप्लीकेशन डाली, 15 दिन के अंदर इनके पास काम नहीं आया, तो सरकार इनको उस 100 दिनों के पैसे देगी. काम नहीं मिल पा रहा उनको, लेकिन पैसे देगी सरकार. ये रूल है. अब वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो कुछ कह नहीं सकते. इंडिया ना, वी आर लिविंग इन इंडिया. हम लोग इंडिया में रह रहे हैं. हम लोग को ऐसा कर दिया है कि जब तक दंडा ना करो तब तक हम मानते नहीं है. ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा तो हेलमेट लग जाएगा, लेकिन वैसे नहीं लगेगा. हम लोग तो भैया रेड लाइट पे बल्कि चलते हैं और ग्रीन लाइट पे रुक जाते हैं कभी कभी. हम लोग तो ऐसे लोग हैं. अरे रूल्स बने, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन वाली आइडियोलॉजी पे चलते हैं हम लोग इंडियंस. अगर कोई रूल बना दो तो वो तो तोड़ना ही तोड़ना है. मजा ही उसी चीज में है. अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो वो किक कैसे मिलेगी, वो वाइब कैसे आएगी अपने अंदर. इसी आइडियोलॉजी पे तो चलते हैं हम लोग. तो कहने की बात तो ये रूल्स बना रहे हैं, लेकिन क्या उनको कोई ओबे भी कर रहा है ये देखने वाला कोई है ही नहीं. ओके, अब आती है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी. सभी को है. आप पढ़ रहे हो, देखो मैं आपको ना, मतलब मैं आपको हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ बता रही हूँ. आप 9th में हूँ, बहुत जल्दी, मतलब बहुत अर्ली एज में बता रही हूँ. बेटा जी, आज के टाइम पे कोई कुछ भी कर रहा है तो उसका मेन गोल होता है पैसा कमाना. अगर नहीं है तो उसको गोल चेंज करना चाहिए, क्योंकि पैसा है तो बड़ी 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 बातें. राइट? पैसे के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, पैसे के लिए आप पढ़ रहे हो. किसी को शौक नहीं पड़ा. पैसे के लिए एक दुकान वाला कपड़े बेच रहा है, पैसे के लिए एक दुकान वाला खाना बेच रहा है, पैसे के लिए एक फार्मर धूप में खेती कर रहा है, पैसे के लिए ही एक शिकंजी वाला धूप में दूसरों को ठंडी ठंडी शिकंजी पिला रहा है घूम के. सब इंसान पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यही पैसा इज द अल्टीमेट गोल ब्रो. पैसा है तो 5 स्टार में भी होंगी मुलाकातें. एवरीथिंग इज ड्यू टू मनी. सो पैसा, कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं पालमपुर के फार्मर्स, आइए देखते हैं. वाइल द बिग फार्म, देखिए बड़े बड़े फार्मर्स के पास सरप्लस कैश होता है. सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कैश होता है. लेकिन स्मॉल फार्मर्स के पास उनको बोरो करना पड़ता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स लेने के लिए. या तो वो बैंक के पास जाएंगे या वो कोऑपरेटिव ग्रुप के पास जाएंगे. लेकिन वो लोग मानते हैं यार कोई कोलेटरल रख दो, कुछ गिरवी रखो, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द लोकल मर्चेंट और मनी लेंडर कम्स टू देयर रेस्क्यू. वहां से ये लोग लोन लेते हैं, बल्कि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है. वहां पे ये लोग रेट्स ज्यादा चार्ज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट इनके पास वही ना, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. Taking a loan from the local merchant and money lender is more risky as it carries a higher rate of interest compared to what is prevalent in the banks. There are many cases when a small farmer is unable to repay the debt on time. Such farmers often get into debt trap. Debt trap का मतलब होता है उधार का जाल. मैंने आज X पर्सन से 1000 रुपये, X मतलब वो X नहीं, तुम्हारा X नहीं, X मतलब इमेजिनरी X से मैंने 1000 रुपीज लोन लिए एंड मैंने उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 100 रुपए. अब मैं उसको 100 रुपए दे रही हूँ, लेकिन मैं चुका ही नहीं पा रही. मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है उसको इंटरेस्ट देने के लिए. वो मेरे सर पे डंडा लेके खड़ा हो गया. अब मैं उसके 100 रुपए चुकाने के लिए किसी और बंदे से और 1000 रुपए का लोन ले लूंगी.
फिर उसका भी लोन चुकाना है, इसका भी चुकाना है, मैं किसी तीसरे से, ऐसा अक्सर फार्मर्स करते हैं और वो फंस जाते हैं डेट ट्रैप में, उधार के जाल में। तो अगर आपको आ जाए कि कैसे कैपिटल अरेंज करते हैं, तो बड़े फार्मर्स के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा कैश होता है, मीडियम फार्मर्स के पास ये लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो टोटली डिपेंड करते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स पे, जहां ये रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई चार्ज करते हैं, एंड व्हेन दे आर अनएबल टू रीपे द लोन दे फेल इनटू डेट ट्रैप, ये लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक कहानी पढ़ेंगे हम सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास एक हेक्टेयर की सिर्फ जमीन है जिसपे वो वीट कल्टीवेट करती है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको पैसे भी चाहिए पानी खरीदने के लिए और अपने फार्म के इंस्ट्रूमेंट को सुधारने के लिए। शी एस्टिमेट्स दैट वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000, उसको 3000 रुपए चाहिए होंगे। उसके पास पैसा नहीं है, तो वो सोचती है कि चलो मैं एक बड़ा जमींदार है तेजपाल, उससे उधार ले लेती हूँ। वो तेजपाल कहता है ठीक है मैं तुमको लोन दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे चार्ज करूंगा 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी 4 महीने। बेटा 10 से 12% है पूरे साल का, ये 4 महीने के लिए 24% चार्ज कर रहे हैं। गरीबों का और फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इस चीज से एक सीख ले लो, अगर तुम लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर रहे हो, इट मीन्स तुम उनको अलाउ कर रहे हो वो तुम्हारी खिल्ली और मजाक उड़ाएं। बहुत कम लोग दुनिया में बचे हैं बच्चों, आपके माता पिता हैं, लेकिन बहुत कम लोग बचे हैं जो आपकी दुख में आपका साथ देंगे, और दुख में मजाक उड़ाने वाले ज्यादा हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले ज्यादा हैं। ये सोची समझी महसूस की हुई बात मैं आपको बता रही हूं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं, आपकी फैमिली के पास आपके मार्क्स, आपकी बात कर रही हूँ, आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आप अच्छा नहीं कर रहे होगे अपने एकेडमिक्स में, सारे दोस्त फुर्र हो जाएंगे, सबकी मम्मियां बोल देंगी इसके साथ मत बैठ। लेकिन वहीं आप अगर अपने लाइफस्टाइल में चेंज ले आओगे, आप एकदम अच्छे से बात करोगे, बोल्ड रहोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो जाओगे, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो जाओगे, तो वही उन्हीं की मम्मियां कहेंगी अरे उस शर्मा जी के लड़के के साथ ही बैठ, उसी के साथ बैठ। तो ये दस्तूर है यहाँ पे। सविता जी बहुत हार्श रियलिटी है ना, कितना फेस कर रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ही चार्ज 24% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नोइंग शी इज इन अ मजबूरी, तो विच इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड। भैया सविता को प्रॉमिस करना था, एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग प्लीज, मैं ना भूल जानी हाँ। 36 minutes 42 हाँ सॉरी। सो सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू, अच्छा देख रहे हो अभी भी सुधरा नहीं है तेजपाल, कह रहा है कि उसने ये भी प्रॉमिस किया साथ में जब बिजी डेज होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 35 रुपए पर डे पे मैं आपकी फील्ड पे काम भी करूंगी। 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 35 रुपए पर डे का लेगी, तब काम भी करेगी। As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard क्योंकि उसको अपना खेत भी देखना होगा और इनका खेत भी आगे देखना होगा। The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. वो मान जाती है क्योंकि उसको पता है कि लोन लेना बहुत मुश्किल है, हर एक बड़ा जमींदार फायदा उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। सरप्लस मैंने अभी आपको पीछे बताया था एक्स्ट्रा। जब हम खेती करते हैं तो कई बार उस खेत पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बच जाती है। अक्सर क्या होता है बच्चों, एक खेत है, खेत पे आप 100 किलो गेहूं उगाते हो एस्टिमेटली, पहले ही वो 100 किलो गेहूं का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन एक फार्मर अक्सर, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 किलो बहुत कम है, क्विंटल्स में उगाते हैं ये लोग, 20 किलो को छोड़ के 80 किलो का ऑर्डर लेता है क्योंकि उसको डर होता है यार कहीं पे कीड़ा लग गया तो, कोई जानवर खा गया तो मैं कैसे दे पाऊंगा। अब उस साल रामू के खेत पे खेती बहुत बढ़िया हुई और 100 के 100 किलो बढ़िया गेहूं बने, लेकिन यार उसको 80 किलो तो गेहूं बिक चुकी है, 20 किलो उसके पास बच गई एक्स्ट्रा सरप्लस। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आती है सरकार, गवर्नमेंट आके कहती है क्या आपके पास कुछ सरप्लस बचा है। रामू कहता है हाँ मेरे पास 20 किलो का सरप्लस है। तो सरकार कहती है ठीक है,
ये सरप्लस, ये एक्स्ट्रा तो मुझे दे दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिससे फार्मर को ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, जितनी उसकी लागत है उसको मिल जाए। हर एक फार्मर का अलग अलग होता है, लेकिन एमएसपी सरकार ही डिसाइड करती है, वो उस पैसों पे खरीद लेती है। अब इससे ये हुआ यार, कम से कम रामू का लॉस बच गया, कुछ तो रिकवर हो गया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो ले लेती है सरकार, और फिर इसको रखती है गोडाउन्स में। गोडाउन्स किसके होते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में रखती है, और फिर इसको बेच देती है मार्केट में। कैसे? राशन की दुकानों पे। राशन की दुकानें वो किराने वाली दुकानें नहीं कह रही मैं कह रही हूं वो वाली राशन की दुकानें जहां राशन कार्ड दिखा के आपको क्या मिलता है? गेहूं मिलती है, आटा नहीं गेहूं, चावल। पहले केरोसिन ऑयल भी मिलता था जब लोग चूल्हे जलाते थे, वो बंद हो गया। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं उसको। उसके तहत ये लोग क्या करते हैं, राशन की दुकानों पे वो बचा हुआ, सिर्फ 20 किलो तो नहीं है, बहुत सारे फार्मर से आएगा, वो बेच देते हैं कम दामों पे। अगर बाहर मार्केट में आटा 40 रुपए किलो है, तो वो एक गरीब आदमी को 3 रुपए किलो पे गेहूं मिल जाएगी, वो घर पे धोएगा, सुखाएगा और आटा चक्की पे बेचेगा, तो पर केजी वो 2 रुपए 3 रुपए और चार्ज कर लेंगे। तो उसको मैं कह रही हूँ हर चीज मिला के 10 रुपए का पर केजी आटा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ता है। तो ये ऐसे करते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बचा है तो सरकार यहाँ पे मीडिएट करती है, हेल्प करती है, और फार्मर्स को भी लॉस नहीं होने देती, और लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी ये साबित होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, हमने अभी पूरे इस चैप्टर में फार्मिंग 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 पढ़ लिया। अब क्या पालमपुर में कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती हैं? हाँ, तो पालमपुर में परफॉर्म की जाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी। ऑल्दो वहां पे फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है, सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज है। लेकिन वो नॉन फार्म एक्टिविटीज है क्या क्या? वो है डेयरी फार्मिंग, जैसे दूध के बने प्रोडक्ट्स बेचना, दूध बेचना, ये सब चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। ये कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारे फार्मर्स की। People feed their buffaloes on various kinds of grass, ज्वार, बाजरा that grows during the rainy season. The milk is sold is Raiganj. Raiganj क्या है? एक nearby village है बड़ा। Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to a far away town. तो रायगंज में जाके वो दे आते हैं दूध, फिर वो आगे नेटवर्क्स में बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यार, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े फैक्ट्रीज में नहीं, बल्कि यहाँ छोटे छोटे सेटअप्स पे होती है, जहाँ पे रेयरली ही कोई लेबर हायर किया जाता है, घर के ही लोग लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी था मिश्री लाल का। हाँ, मिश्री लाल एक उसने मशीन खरीदी है, शुगर केन क्रशिंग मशीन। पहले वो बुलॉक से क्रश करता था शुगर केन को, अब उसने मशीन खरीद ली है, वो उससे जैगरी भी बनाता है, गुड़, और वो उसको फिर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच भी देता है, पैसा कमाता है। करीम ने कंप्यूटर क्लासेस ओपन की, यानी कि यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बार्बर क्लासेस, ये सब बार्बर क्लासेस कह रही हूँ, बार्बर शॉप्स भी हैं। तो उन्होंने कंप्यूटर खरीदे, उन्होंने लोगों के पास कुछ हेल्प करने के लिए 2-3 टीचर्स खरीदे, और उन्होंने ये काम शुरू किया। शॉपकीपिंग का भी काम है, जिसके अंदर लोग ग्रोसरी स्टोर्स खोल लेते हैं, जिसमें टूथपेस्ट, पेंसिल, बिस्किट्स, ये सब बेचे जाते हैं। और वैरायटी ऑफ व्हीकल्स भी चलते हैं, जैसे कि टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ये भी काम है। ट्रक ड्राइवर्स, ये सब भी काम है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं लोगों को, ये भी काम लोग करते हैं। जैसे ये एक फार्म लेबर है, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। तो उसने कुछ साल पहले लोन लिया, और लोन लेके उसने क्या कर लिया, एक बफेलो खरीद ली। He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart. वो बुल्लॉक कार्ट बन गई, और वो रिवर गंगा में ऑफिस बफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा, वहां से वो क्ले लेके आता है, मटके बनाता है, उस पे जैगरी लोड करता है और बेचता है। देखो, यानी कि फार्मिंग के अलावा भी लोग काम कर रहे हैं। This was your complete chapter of Palampur that we have completed in around 47 to 48 minutes. That's it for the chapter. This chapter is very important for the point of view of periodic, क्योंकि आई periodic में रहा है। कईयों के तो periodic में मना कभी कर दिया है, कईयों के तो periodic ने भी मना कर दिया, लेकिन हमारे इसमें आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ चेक योर सेल्फ बच्चों। चेक योर सेल्फ कुछ MCQs हैं जो आपको कमेंट्स में आंसर करने हैं, और मैं देखूंगी
अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप इसको टाइम स्टैम्प डाल के कर दीजिएगा, लेकिन लाइव सेक्शन में नहीं, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, which capital is required in the form of tools, machines and buildings? Is it fixed, is it working, is it physical or is it financial? Tools, machines, buildings, क्या है ये? फिक्स्ड कैपिटल। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, वो चलेगी सालों साल। Which is not a natural resource used in farming? अच्छा, इसमें से फार्मिंग में आप क्या यूज नहीं करते हो? नेचुरल नहीं है जो। सॉइल इज नेचुरल, water is natural, sunlight is natural, but fertilizer is chemical. What is the main reason why farmers of Palampur are able to grow 3 different crops in a year? ऐसा क्या मेथड है जिससे फार्मर्स 3 अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं एक ही साल में? ऐसा क्या है? वो HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं, या सब के सब? सारी की सारी बातें हैं बच्चों इसके अंदर। Which of the following is an example of working capital? इसमें से वर्किंग कैपिटल क्या है? ट्रैक्टर्स है, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स है, पंप सेट्स है, या फिर बिल्डिंग्स है? तो बच्चों देखो, ट्रैक्टर रोज तो नहीं चाहिए होगा, मतलब आप उसको यूटिलाइज ऐसे रोज खरीद बेच तो नहीं रहे होगे, एक बार लेके डाल दिया। पंप सेट भी, बिल्डिंग भी, लेकिन सीड्स फर्टिलाइजर्स आपको परचेज करते रहने पड़ेंगे। Who provides labor for farming in Palampur? कौन प्रोवाइड करता था लेबर? लैंड ओनर्स, बिग फार्मर्स, both landowners and landless laborers, या only government employed people? Who provides labor for farming in Palampur? हाँ, भाई बड़े बड़े लैंड ओनर्स भी और लैंडलेस लेबर्स भी प्रोवाइड करते थे लेबर्स। Which of the following is a modern farming method? Wooden plow, bullocks, HYV seeds, cow dung. तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में अब तक तो डिफरेंस समझ गए होंगे, HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये यील्ड को बढ़ा देता है, प्रोडक्शन को, ये नेचुरल रिसोर्स को कम कर देता है, ये सॉइल फर्टिलिटी को खराब करता है, ग्राउंड वाटर को भी। इसमें लेस लेबर चाहिए होती है। बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी। हाँ, of course it depletes the soil fertility. Why are small farmers in Palampur unable to get better yields? They don't have land, they don't have use irrigation, they lack in capital and resources. इनके पास बेचारों के पास कैपिटल ही नहीं है। So these were some of the MCQs. अब हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो आजकल थोड़ा हाईलाइट में है, स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं। आइए पढ़ते हैं। रवि 1 हेक्टेयर लैंड ओन करता है पालमपुर में। ऐसे आते हैं कॉम्पिटेंसी, ध्यान से सुनना। He wants to increase his farm production. उसको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। What modern farm, देखिए 8 तक आप लोगों को डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी में आपको पहले एक सिचुएशन देंगे, जैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन दी, 1 हेक्टेयर लैंड है, उसको प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो व्हाट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स कैन ही अप्लाई एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड ही टेक? तो क्या कर सकता है बच्चों? रवि कैन अप्लाई HYV सीड्स यूज कर सकता है, वो ट्यूबवेल्स लगा सकता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता है, राइट? और क्या प्रिकॉशंस वो लेगा कि भाई वो ओवर यूज ऑफ केमिकल्स ना कर दे ताकि सॉइल डिग्रेड ना हो। भाई वो क्रॉप प्रोटेक्शन तो कर रहा है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखे, बैलेंस इरिगेशन करे, ताकि ज्यादा ओवर इरिगेशन से भी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है बच्चों, तो ध्यान से इरिगेशन करे, ठीक है? अगला, a small farmer in Palampur is struggling because he does not have enough capital. अच्छा जी, उसके पास कैपिटल नहीं है, तो भैया क्या उसके पास बचे यार ऑप्शंस कि वो फार्मिंग करता रहे? तो ऑप्शंस क्या बचे उसके पास? ऑप्शन बचे स्मॉल फार्मर। देखो कितना प्यारा सवाल है, क्या करे वो? आपसे सिचुएशन दे दी, अब हमने पढ़ा है कि वो क्या करेगा, वो लोन लेगा, वो बोरो करेगा लोकल मनी लेंडर से, लेकिन इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हो सकता है वो कोऑपरेटिव बैंक या गवर्नमेंट स्कीम से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले ले, या हो सकता है वो अपने रिसोर्सेज फार्मर्स के साथ शेयर कर ले, रेंट वगैरह कर ले, या फिर वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकता है ताकि
कुछ छोटी मोटी चीजें और उगा ले जिससे उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो ये आपने स्टेप्स दे दिए कि वो क्या क्या कर सकता है। स्टेप एक ही था, कैपिटल के लिए लोन ले लो, लेकिन यहाँ पे आपको अगर 3 नंबर का सवाल आ गया, आपने उसमें अपने हिसाब से डाल दिए। Suppose the electricity supply in Palampur is disrupted for a month. How would this affect farming and non-farming activities? क्या प्यारा सवाल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पालमपुर में डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गई, तो बेटा जी 1 महीने के लिए ऐसा हो गया तो कैसे वो फार्मिंग पे अफेक्ट करेगा। बेटा जी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ट्यूबवेल्स नहीं चलेंगे, नो इरिगेशन मतलब लो क्रॉप यील्ड, इलेक्ट्रिक मशीनरी जैसे थ्रेशर्स, पंप्स, ये इफेक्ट हो जाएंगे फार्मिंग में। नॉन फार्मिंग में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, मशीन नहीं चलेंगी तो। शॉप्स और बिजनेस में सेल्स कम हो जाएंगी, लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, पीछे से सामान नहीं आ रहा तो लो सेल्स हो जाएंगी। इमेजिन यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है कर लिया भाई, 2 तरीके बताओ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के, 2 तरीके ताकि लोग ज्यादा एंगेज हो जाए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे। प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज, यस, क्या करो, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो ताकि लोग उसमें शिफ्ट करें, उसमें बेटर इनकम है। एक ऐसा नहीं है सभी शिफ्ट कर जाएं, एग्रीकल्चर से सब चले गए तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर का भी कोई काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, छोटे छोटे लोन दे दो उनको ताकि वो लोग कोई बिजनेस सेट करें और उससे कमाएं। इन मोस्ट ऑफ द लैंड इन पालमपुर इज ऑलरेडी यूज्ड, हाउ कैन द विलेज इंक्रीज इट्स फार्म प्रोडक्शन विदाउट एक्सपैंडिंग द लैंड। यहाँ पे भी वही है, कैसे करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग, HYV सीड्स हो गया, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका आप सब कुछ पढ़ चुके हो चैप्टर में। सिर्फ आपको क्या जानना है बच्चों कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अगर आपने अभी ये 5 के 5 क्वेश्चन देखे, 6 के 6 क्वेश्चन देखे, तो आपको पता चलेगा सिचुएशन दे रहे हैं और पूछ तो वही रहे, ऑफ कोर्स सिर्फ सवाल बदल रहा है, जवाब वही है, लेकिन आपको सवाल पहचानना होगा, यही तो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि रीमा मैम आज सटी आ गई है क्या। चलिए, क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे एक्सप्लेन कर दिए थे, आंसर दे दिया है लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को एक्सप्लेन करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है आप बता सकते हैं कि एक ही फील्ड पे जब आप ज्यादा क्रॉपिंग करते हो तो पालमपुर में क्या क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, फार्मर्स को मैक्सिमाइज करना है अपना लिमिटेड लैंड को और इससे उनकी इनकम भी जनरेट हो रही है। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस बता दी, इसके एग्जांपल बता दिए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होती है और ये प्रोडक्शन के टाइम पे यूज होती है, बता दिया। Why are farm laborers in Palampur poor even though they work on farms regularly? क्योंकि they don't own the land, इनकी खुद की जमीन थोड़ी है तो दूसरों की जमीनों पे काम कर रहे हैं, इनके बहुत कम वेजेस हैं, वर्क इज सीजनल, दैट्स व्हाई दे डिपेंड एंड दे पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बता दी हमने, डेयरी फार्मिंग बता दिया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, शॉपकीपिंग बता दिया और ट्रांसपोर्ट भी बता दिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मॉडर्न फार्मिंग यूज करने के, कॉन्सिक्वेंसेस देखो कई बच्चे तो यही समझ नहीं पाते पूछ क्या रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है दुष्प्रभाव, डिसएडवांटेजेस। तो क्या क्या है, सॉइल डिग्रेड हो रही है क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर बहुत यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है क्योंकि ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है यानी कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए नहीं बच रहे हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स, तो बड़े बड़े 80% फार्मर्स के, पहली बात तो स्मॉल 80% फार्मर्स के पास लेस देन 1 हेक्टेयर, 20% फार्मर्स के पास लैंड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल कॉजिंग इकोनॉमिक डिफरेंस, किसी के पास पैसा है किसी के पास पैसा नहीं है। So this was your complete the story of village Palampur chapter from your host and dost Reema Ghai. Firstly, you can stay updated on my Instagram. मैं वहाँ पे बहुत कुछ अपडेट करती हूँ। On our Telegram for this PPT also, this PPT will be available on my Telegram channel. Link is in description. Then you can join and download our Science and Fun की ऐप जहाँ पे हम टेस्ट, MCQ, ओपन टेस्ट मतलब फ्री में भी, अगर आप पेड बैच में नहीं हो वो भी डालते रहते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम इस चैप्टर में पहले मैं आपसे MCQ पूछूंगी फिर एंडिंग स्पीच दूंगी। हाँ, होमवर्क क्वेश्चंस की बारी है। फिर बोल रही हूँ लाइव चैट में अगर आप आंसर लिखेंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, वो गायब हो जाते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। कॉमेंट्स में देना, टाइम स्टैम्प डाल देना। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, क्या है मेन एक्टिविटी?
डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन। प्यारा चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। प्लीज मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा। मैंने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी डाल दिया, पालम। मेरे 9th क्लास के सारे वन शॉट्स ऑलरेडी इसी चैनल पे है। तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? एक तो ये देखो यार, होमवर्क क्वेश्चन तो तुम लोग डालोगे, वो तुम डाल के चले जाते हो, लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कुछ फीडबैक अगर आपको देना है, आपको अच्छा लगा तो अच्छा जरूर लिखना, बुरा लगा, कोई सेक्शन कुछ समझ नहीं आया वो भी लिखना, क्योंकि हम लोग इससे अपडेट होते हैं। अगर आप अच्छा लिखोगे तो हम मोटिवेट होते हैं, आप बुरा लिखोगे तो हम उसको करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो प्लीज अपने रिव्यू जरूर डालना कि आज के सेशन के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज। फिर सेकंड, which of the following is a non-farming activity in Palampur? Wheat farming, sugarcane cultivation, dairy farming या multiple cropping is a non-farming activity? ये बताना है आपको। So that's it for the whole session. Sorry and thank you for bearing with my खराब गला, तेज खांसियां, but yes, I really love teaching you all. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं 9th क्लास के बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बड्स हैं अभी, वो 10th क्लास में फ्लावर बनेंगे, एंड इफ आई एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक यू अ फ्लावर टू शाइन इन योर बोर्ड्स, आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड। प्लीज अपने दिमाग से काम लेना है हमेशा, कभी भी भेड़ चाल में नहीं चलना। आपको समझ में आना चाहिए, आप कुछ भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, दैट ओनली मैटर्स। What your friend is doing doesn't matter. What you are doing, what is suiting you, प्लीज उस पर सोचना। और इस हिसाब से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। स्केड्यूल पूरा हमें मिल चुका है, अब लेक्चर्स आते चले जाएंगे, हम नहीं रुकने वाले, आप भी नहीं रुकेंगे। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए, पीपल आर द रिसोर्स चाहिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो मैं दोबारा नहीं डालूंगी, वो तुम्हें वही वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस्ट है यार, वो बेस्ट है, बहुत अच्छा लेक्चर है वो जरूर देखना। आप कहते हो इंडिया साइज एंड लोकेशन छोटू सा चैप्टर है, वो डालना है, वो डाल दूंगी। फिजिकल फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, जो आप कहोगे। तो कमेंट्स में होमवर्क क्वेश्चंस, फीडबैक एंड साथ साथ कौन सा चैप्टर शुरू करना है जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर समर वेकेशंस आई गेस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द शाउट आउट्स, विद द न्यू चैप्टर। तब तक पढ़ते रहिएगा।